अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो देख लिया है वो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से देखा है, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। दूसरा देखा था कि अगर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हो। एंड थर्ड कंडीशन देखा था होमोजीनियस के लिए, ठीक ना। आज के क्लास हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल का डेफिनेशन हो गया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन only dependent variable and that is which contain dependent variable and its derivative which is only in first order, यानी कि dy by dx का भी अगर यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं तो that is डिग्री देख रहे हैं तो 1 है, और दिस वन का भी जो डिग्री देख रहे हैं 1 फर्स्ट ऑर्डर। और एक लाइन और लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि y का भी जो मैक्सिमम जो आपका डिग्री होना चाहिए पूरे सिस्टम में y टू द पावर 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके फॉर्मेट में है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, ठीक है। ये जो p है वो ओनली या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर x का फॉर्मेट में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इस इक्वेशन को, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आ रहा है। तो ये जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है। पहले इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर के फॉर्मेट में है तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी को हम लोग IF भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग IF कहते हैं। और अगर हम लोगों ने इसको लीनियर डिस्वन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर p, ध्यान रखिएगा यहाँ से फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर, इंटीग्रेशन का साइन है p dx, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से लिख देता हूँ थोड़ा साफ से, ये जो वैल्यू हो जाएगा e, ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया p और dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस, ये पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी। कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा q और जो भी इंटीग्रेशन करके आया था dx प्लस सी। बेटर है आप इसी फार्मूला को याद रखिएगा और इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वेयर c इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये यहाँ तक हो गया। आ रहे हैं ये q जो है कांस्टेंट, क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ी देर में समझा देता हूँ इसको। जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो पहले इस पे बेसिक एक देख लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन इसमें मैं बता देता हूँ आपको, फिर इसका सेकंड फॉर्म समझाऊंगा, उसके बाद फिर दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसी ये बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास वैल्यू है ओके x dy बाई डी एक्स और ये वैल्यू है प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। पहले ये देखेंगे क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए इस सिस्टम में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है जिसका ऑर्डर एंड डिग्री 1 है,
और यहाँ पर एक दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल y, और इसका भी जो डिग्री है वो 1 है। तो इस इक्वेशन का देखो बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपको ओनली 3 मेथड्स डिस्कस करना है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कॉन्सेप्ट वो दैट इज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो सिस्टम है यहाँ पे एक्स डी वाई, एक सेकंड रुकना, देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका ऑर्डर एंड डिग्री 1 है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका भी जो आपका क्या कहते हैं डिग्री है वो 1 है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने की पॉसिबिलिटी बन जाते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है एक, तो ये यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया, अभी भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई, पी जो है वो फंक्शन ऑफ, यार पी या तो कांस्टेंट वैल्यू होगा 2 3 4 5 8, या फिर पी जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और इसको क्यू इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमें 1 रखना है, तो यहाँ पर करके देखते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं एक्स से, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू वाई, और यही एक्स से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चीज़ और कीजिएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन है पहले से ये कंडीशन। तो दिस वन हो गया। अब देखिए तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया, लिखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट। देयरफॉर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चल लिखिए तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए हमारे पास p का वैल्यू मिल गया, यानी कि p ऑफ x हमारे पास मिल गया 1 बाई एक्स, एंड q ऑफ x हमारे पास मिल गया e टू दी पावर x। समझ में आ रहा है। अब देखिए दिस वन मिल गया, तो हम लोग यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाता है ई टू दी पावर, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स डी एक्स, यही होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगा ई, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एल एन मॉड एक्स। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि x जो है पॉजिटिव है, तो इसी को सिंपली आप ई टू दी पावर एल एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे c नहीं लिखना है, पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन ही बताया था कि यहाँ पर c नहीं लिखना है। कहाँ गए, यहाँ पर c नहीं लिखना है, c जो है वो नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, क्लियर है। तो ये दिस वन हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, a log ax, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ भी a दैट इज a और यहाँ log का भी बेस अगर a है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू जो हो जाता है वो x हो जाता है। ये फार्मूला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा नोट, ये फार्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा इसमें। तो अब यहाँ से देखिए तो ln का मतलब क्या होता है, e log e भी तो x होता है, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू x मिल गया, यानी कि if का वैल्यू आपके पास दिस वन मिल गया, ठीक है। ये अलग से है, ये फार्मूला है, इसको एग्जाम में मत लिखिएगा, ये जस्ट फार्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होता है कितना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर होता है क्यू एक्स डी एक्स। तो अब ध्यान दीजिए, आपके पास y रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, तो ये हो गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है तो x, क्यू एक्स का वैल्यू कितना है तो आपने कहीं पे निकाला है, क्यू एक्स का वैल्यू ई टू दी पावर x, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा ई टू दी पावर x डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये एक्स वाई रहने दीजिए इसको, ये हो आइलेट फॉर्मेट से यूज कीजिएगा। तो आइलेट फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्स है, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, और ये है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो बाहर जाएगा तो ये अलजेब्रिकल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, यानी कि x बाहर जाएगा e टू दी पावर dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इनटू एक्स डी एक्स जो भी करके आया था, इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये वैल्यू हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, यानी कि सेम ही वैल्यू रह जाएगा कहने का मतलब। तो एक्स ई एक्स और ये वैल्यू हो जाएगा ई एक्स, और अब यहाँ पर सी आप लिख सकते हो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो अब ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा है तो इसको y से आप डिवाइड कर सकते हो। तो y से डिवाइड कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू कट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा e टू दी पावर x, ये हो जाएगा e टू दी पावर बाई x, ये x से हमने बोथ साइड डिवाइड कर लिया इस वाले x से, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पर x बाई x और ये वैल्यू हो जाएगा c बाई x। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। दिस वन इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन वेयर c जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देखो बहुत देर हो गया है, क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दें यहाँ पर कि y एट, ऐसे क्वेश्चन दे दे कि y ऑफ 0 का जो वैल्यू है मान लीजिए वो है 0 नहीं, y ऑफ 1 मान लीजिए। ठीक है, y ऑफ 1 का वैल्यू मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है e है, देन फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन और कर्व। ऑल इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है तो इसमें क्या होगा, यहाँ तक बढ़ेंगे और y ऑफ x की जगह 1 रखेंगे और तो y का वैल्यू हमारा e हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन इसके बाद बढ़ेगा कि एट e का वैल्यू हो जाएगा, y का मतलब e और x का मतलब 1, तो e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 1 अपॉन 1 प्लस c अपॉन 1। सिंप्लीफाई करें आप, जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए e टू दी पावर 1 बाई 1 यानी कि दिस वन से दिस वन कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा e। देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y, आपके पास सॉल्यूशन था e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x बाई x प्लस c बाई x। तो ये वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x प्लस प्लस e बाई x। ये हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो भाई मैं बीच बीच में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि ध्यान से बिल्कुल पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना दिक्कत हो जाए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ये आपके कंट्रोल में होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और पहले देख लीजिए। देखिए अभी आपने देखा था तो उसमें p और q जो था वो वेरिएबल के फॉर्मेट में था। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कह रहा है वही क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड दी सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस 2y इक्वल टू e टू दी पावर 3x, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस वन पे सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। we know that स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल होता है dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर किस तरीके से, पहले ये पहले फिर से कहानी सुना देता हूँ। यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो डिग्री है और ऑर्डर जो है 1 है। ठीक है, और y जो है इसका भी जो हाईएस्ट डिग्री है 1 है। अगर इसका डिग्री 2 होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। अगर मान लीजिए कि ये dy बाई डी एक्स ही रहता और यहाँ पर इसका y का पावर स्क्वायर हो जाता, y का पावर कुछ भी 1 के अलावा अगर कुछ भी है, ठीक है, तो ये सिस्टम जो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा और हमेशा इसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर y आ गया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दिस वन होता है हमारा, ये होता है p ऑफ x, ठीक है, इंटू y, और ये होता है q ऑफ x।
मैंने प्रीवियस एग्जांपल में सिंपली p लिखा था और यहाँ पर सिंपली q लिखा था, इसमें px और qs लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समटाइम कोई कोई डिफरेंट अगर आप बुक देखोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको px और qx लिख दे, तो मैंने दोनों टर्म आपको इन्वॉल्व कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई यहाँ पर लिखता है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई और q, तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे, नाउ गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर 3x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कराइएगा तो p ऑफ x का वैल्यू मिल गया 2, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, q ऑफ x का वैल्यू मिल गया e टू द पावर 3x। समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल वाला फंक्शन हुआ e टू द पावर 3x, लेकिन ये कांस्टेंट हो गया। प्रीवियस वाले में देखा था आपने तो p ऑफ x भी वेरिएबल था और q ऑफ x भी वेरिएबल था, तो सिचुएशन वाइज हम लोग देख करके वहाँ पे काम करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ जब p ऑफ x और q ऑफ x आपने फाइंड कर लिया है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF है, इसको IF भी लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है e टू दी पावर p ऑफ x dx, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा IF का e टू दी पावर, ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर px की जगह 2 dx, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर 2x। यहाँ पर c वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर c ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहिएगा तो जिस समय नोट्स बनाइएगा तो ऑडियो तो भी मिल रहा है वीडियो के साथ, तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर c ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड, अब नाउ जनरल सॉल्यूशन फॉर given linear differential equation। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ये वैल्यू होता है qx इंटू, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx, कोई दिक्कत नहीं था, जो पहले भी लिख रहा था, प्लस c, यही होता है, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू जाएंगे तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो गया 2x, ये चीज़ आप यहाँ से देखा आपने, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वल टू ये वैल्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा हमारे पास है qx, तो qx का वैल्यू पहले से आपने देखा था 3x था e टू दी पावर, यस, ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू जो है e टू दी पावर 3x है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x dx। इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर उसके अनुसार आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर मान लीजिए लॉग वाला होता तो मैंने बताया था कि लॉग सी आर्बिट्री कांस्टेंट लेना बेनिफिशियल होता है, लास्ट एग्जांपल में समझाया था। आई होप आपने लेक्चर e टू दी पावर 5x dx y इंटू ई टू दी पावर 2x, सिंप्लीफाई करेंगे तो y इंटू ई टू दी पावर 2x, ये हो जाएगा e टू दी पावर 5x बाई 5, ठीक है, और ये प्लस हमारा हो जाएगा c, यही हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, और ये डेट इज इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ से चाहो तो e टू दी पावर 2x से थ्रू आउट डिवाइड कर लीजिए, अगर डिवाइड ना भी करते, अगर इतना भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है कि अगर जो कॉपी चेक किया जा रहा है तो उसको बहुत सिंपली डेट इज जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसका सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आंसर लिखिए, ताकि उसको मार्क्स काटने का मौका ना मिले। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x बाई 5 e टू दी पावर 2x, और ये हो जाएगा दिस वन e टू दी पावर 2x। सिंप्लीफाई करें आप तो ये वैल्यू हो जाएगा y। आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने यहाँ से इंटीग्रेट किया है, जैसे ही आपने यहाँ से इंटीग्रेट किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में जब आप लिखने जाएंगे इंटीग्रेशन के बाद, तो आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर इन्वॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ भी आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं किया और इसको डिवाइड करके c से लिखा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं बनेगा y, क्योंकि इसमें वेरिएबल का टर्म प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, तो यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट आपको जो इन्वॉल्व करना है वो सेकंड स्टेप में, जैसे ही ये काम हुआ इंटीग्रेशन लगाया, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो भाई जो फार्मूला है उसी को लेके चलिए, स्टार्टिंग से ही प्लस c ऐड करते चलिए, ठीक है।
चलिए नहीं आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा ई टू 5x है और यहाँ पर 2x है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 3x, पावर माइनस हो जाएगा, प्लस सी ई टू दी पावर 2x। यही हमारा हो गया जनरल सोल्यूशन। ऐसे ठीक है। अब देखिए इसी का एक सेकंड फॉर्मेट देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, ऑर्डर जो हमारा होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, और जो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो भी डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। जैसे y का डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल था तो 1 होना चाहिए था, y जो है हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका डिग्री 1 होना चाहिए था, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट उसका भी ऑर्डर और डिग्री 1 होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x हो जाए, यानी कि सिक्वेशन जो है वो कुछ इसके फॉर्मेट में थे, तो इस केस में पी क्यू है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mx और यहाँ पर लिख देता हूँ n, ठीक है, इसके फॉर्मेट में। क्लियर? यहाँ पर x जस्ट थिंक x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। दूसरा m जो होगा वेयर x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिएगा, m जो है या तो कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ y, ठीक है। मैं अभी इसका सेकंड फॉर्म में लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ना, n एंड m, n और m जो है वो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ y। समझ में आ रहा है? यहीं पे मैंने लिख दिया। यानी कि इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है dx बाई डी वाई प्लस m ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, और n ऑफ y, इस तरीके से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बुक में किसी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसा, इस तरीके से लिखेंगे। याद रहे पिछला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर dy बाई डी एक्स और वहाँ पर था p ऑफ y इक्वल टू q ऑफ y, सॉरी qx, और यहाँ पर px था, लेकिन अब यहाँ पे ये चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। दिक्कत परेशानी हो अभी पूछ लेना, ये घर जा करके कि सर समझ में नहीं आया, ये चीज़ करना नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका इंटीग्रेट इसका जो होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया लीनियर, ये भी इसको भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, और इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग IF, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में हो जाएगा e टू दी पावर m dy। समझ में आ रहा है? m dy, और जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इस केस में हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ पे y था यहाँ पर x हो जाएगा, इंटू ये वैल्यू हो जाएगा n, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जो भी आया है इंटू n ऑफ y, n ऑफ y मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है, इंटू dy प्लस सी। यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेयर c इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये लीनियर, जैसे मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपको और कहता है कि इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये देखना है क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये dx बाई dy है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, और x जो है जैसे ये, इसका भी जो यहाँ पर अब जैसे ही dx बाई मैंने dy लिखा तो x जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट का जो हाईएस्ट डिग्री भी जो प्रेजेंट होना चाहिए सिस्टम में वो 1 होना चाहिए। तो हाईएस्ट का जो मैक्सिमम डिग्री भी जो प्रेजेंट है वो 1 है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या ये, ध्यान दीजिएगा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस दोनों कंडीशन से हमारे पास ये डिसाइड हो गया कि यस दिस वन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी नो डैट, सॉल्यूशन देखिएगा, वी नो डैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है dx बाई dy प्लस ये होता है my इंटू एक्स इक्वल टू ny, यही होता है। समझ में आ रहा है? वेयर क्या कहते हैं my और ny जो है कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। गिवन है आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस एक्स माइनस 1 वाई वाई इक्वल टू 0। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए जो गिवन इक्वेशन है, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई का पावर जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और 1 बाई वाई जो है वो आर एच एस साइड में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई हो गया पहली बात। अब बोथ साइड हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई क्यू। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो एम ऑफ वाई आपको मिल जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, दिस वन, और दिस वन देखिए तो 1 बाई वाई स्क्वायर, और एन ऑफ वाई आपको मिल जाएगा 1 बाई वाई क्यू। कोई दिक्कत परेशानी तो कहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर आप बात कीजिएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आई एफ होता है। ध्यान दीजिएगा, आई एफ का वैल्यू हो जाएगा इस केस में ई टू दी पावर एम वाई डी वाई होता है। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटिंग हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। इसको सिंप्लीफाई करें आप, जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 1 बाई वाई माइनस वाई के साथ। ठीक है, -2 + 1 हो जाता है बाई -2 + 1, तो यानी कि ओवरऑल मैंने ये डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो जाता है आपका m था ना, तो ये n ऑफ y इंटू डी वाई, यही हमारा, और प्लस c हो जाता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा दिस वन हो गया, x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये था 1 बाई वाई, और यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेंगे 1 बाई वाई, और दिस वन हमारा हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, वाई क्यू, 1 बाई वाई क्यू, और ये वैल्यू हो जाएगा डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। हमारे पास ये ध्यान रखिएगा ये x इंटू के फॉर्मेट में ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, ये x इंटू दिस वन। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। अगर आप चाहो तो अब इसको इक्वेशन 1 अगर 2 माना था तो इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ ये वैल्यू e टू दी पावर -1 बाई वाई है,
और ये है 1/y³ तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो जनरली जो फार्मूला जानते हो e⁻, अगर z है dz है तो इसका इंटीग्रेशन ez होता है, बट यहाँ पे -1/y है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ तक आ गए। अब मेन कहानी है कि अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको, मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेशन समझ में यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे लेट, ध्यान लीजिएगा, z इक्वल टू e⁻⁻1/y, समझिएगा z इक्वल टू दिस वन, क्लियर हो रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dz/dy, समझिएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻1y विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो dy को यहाँ से डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं, तो चेन रूल लगाते हैं, थोड़ा सा इसमें यही एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर चेन रूल लगाएं, क्या 1/y कर लेते हैं, 1/y कर लिया तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/y विथ रिस्पेक्ट टू dy। अब तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻−1/y ही रह जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/y²। देखिएगा सिंपल सा है, ये है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, माइनस ये बाहर जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/y विथ रिस्पेक्ट टू dy, यानी कि y⁻⁻1, यानी कुल मिलाकर के इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू 1/y²। ये dz/dy का वैल्यू, कोई दिक्कत परेशानी है तो कह सकते हैं। नाउ देखिए तो dz का वैल्यू e⁻−1/y इंटू y² dy लिख सकते हैं आप। इसको इतना ही रहने दीजिए, फ्यूचर में इसका हम लोग यूज करेंगे। ऑल्सो z इक्वल टू आपने e⁻−1/y माना था, तो देखिए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से -1/y का वैल्यू फाइंड करना। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोथ साइड ln ले सकते हैं log बेस e, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टेकिंग log लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेकिंग log बोथ साइड, तो बोथ साइड log लीजिएगा विथ बेस e, तो ये हो जाएगा log z, और यहाँ भी log है तो e⁻−1/y। अगर कुछ नहीं है तो मैंने कहा था कि बेस e होता है, ये बाहर निकल के हो जाएगा -y, और ये आपका हो जाएगा log z विथ बेस e। समझ में आ रहा है, यानी कि -1/y की अगर सिंपली 1/y की बात करें तो ये हो जाएगा -log z। इस रिलेशन का भी फ्यूचर में यूज करेंगे। नाउ फिर से क्वेश्चन में बैक होते हैं। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन था 1/y, i इक्वल टू था 1/y, और यहाँ पे था 1/y³ था। एक बार क्वेश्चन को फिर से थोड़ा रिपीट करके देख लेता हूँ। यस, यही था। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको i रहने दीजिए, और देखिए e⁻−1/y रहने दीजिए, 1/y² रहने दीजिए, 1/y dy रहने दीजिए, ठीक है। ओके, अब समझ में आई होप आ गया होगा, नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ। 1/y यहाँ रहने देता हूँ, और e⁻−y dy लिख देता हूँ। इसको एक जगह कर देता हूँ। देखिए 1/y का वैल्यू आप लिख सकते हो, 1/y का वैल्यू i का मतलब इक्वल टू हो गया, अगर यहाँ से दिखाई दे रहा है तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा -log z, और इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये dz के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है वो dz के इक्वल है, तो ये वैल्यू आपके इक्वल टू हो जाएगा dz के, ठीक है। i इक्वल टू माइनस बाहर निकाल सकते हो, ये log z dz है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगेन अब आइलेट फॉर्मेट से अब इसको कीजिए, ठीक है। तो log बाहर जाएगा, अब इस केस में क्या होगा, तो अब जो है log z बाहर जाएगा और dz का इंटीग्रेशन, दूसरे केस में होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log z dz, और जो भी इंटीग्रेशन करके आया था उस पूरे का दिस वन। ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log z, और इंटू ये भी z आएगा, तो मैं z इसको बाहर कर लेता हूँ, इस साइड से लिख देता हूँ। ये इसको देखिएगा तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/z dz दिस वन, यानी कि ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू बचेगा आपके पास z log z, और ये वैल्यू बचेगा z।
बहुत ज़्यादा है, माइनस प्लस का यूज करना है, तो जेड लॉग जेड लिख लीजिए। अब जेड आपने किसको एज्यूम किया था, तो जेड आपका एजम्पशन था वहाँ पे ई टू दी पावर -1/y। ठीक है, आपने जो जेड एज्यूम किया है कहीं पे लिखा होगा हमने, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है दिस वन, जेड जो आपने ई टू दी पावर -y को एज्यूम किया है, बस यही वैल्यू आप रखते चले जाइए। तो जेड का वैल्यू हो जाएगा -e⁻1/y, और लॉग जेड, जेड की जगह e⁻1/y। देखिए ठीक है, दिस वन, ये लॉग है, लॉग का मतलब बेस ई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा e⁻−y माइनस e⁻−y, और इसका वैल्यू हो जाएगा इंटू 1/y, पूरे का वैल्यू नहीं, इंटू लॉग ई बेथेसी, और इसका वैल्यू होता है 1। तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ से मैं 1/y भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 - 1 लिखने देता हूँ, लिख ही देता हूँ, अदरवाइज भी दिक्कत होगा। ये वैल्यू है -1/y, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके प्लस e⁻1/y अपॉन y, और ये तो वैल्यू जो आप देख रहे हो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये आपके पास ओवरऑल किसका वैल्यू मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का i का वैल्यू मिल गया। i का वैल्यू कहने का मतलब आपके पास ये पूरा वैल्यू आ गया, ये e⁻−1/y इंटू y³ dy, यही था ना i। तो ये i का ओवरऑल वैल्यू आपके पास मिल गया है। तो अब इस वैल्यू को इक्वेशन अगर चाहें तो 4 मान सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड था हमारा, इक्वेशन थर्ड पे अगर आप फोकस कीजिएगा तो ये था हमारा इक्वेशन थर्ड, दिस वन है ना, x⁻e⁻−y। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा x⁻e⁻−y इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पर, मतलब ये था e⁻−1/y y³ dy प्लस c था, यही था। तब ये वैल्यू हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इंटू 1/y इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा 1/y प्लस e⁻−1/y बाई y प्लस c। अब देखिए बोथ साइड अगर आप चाहेंगे तो x e⁻y से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दिस वन। यहाँ पर जब डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू 1/y, और ये वैल्यू डिवाइड कीजिएगा तो ये 1/y, यही आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आंसर। मेथड यही है, कैलकुलेशन वगैरह एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब दोनों फॉर्म आप लोगों ने समझ लिया किस तरीके से करना है, दोनों पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसी पे बेस्ड है, अभी मैंने देखा था, ये क्वेश्चन था आपका 26, देखिएगा इसमें अगर दिख रहा हो, हाँ देखिए यहाँ पे 26, देखिए 26 में अगर आप क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये वैल्यू दे रखा है dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर, ये क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे माइनस है, -y है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ -y सेक स्क्वायर वाई डी वाई। स्कैन ये ढंग से नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे -y है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 26 में ढंग से स्कैन नहीं हुआ, ई टू दी पावर -y है बुक में। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको सोचेंगे। तो देखिए ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर y का फंक्शन चल रहा है थ्रू आउट, और x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। यानी कि ये जो गेम चलेगा वो dx/dy वाले फॉर्मेट में रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, थ्रू आउट पूरे सिस्टम को dy से पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy से नॉट डिफ्रेंशिएट, मेरी गलती, डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा dx/dy, और ये वैल्यू हो जाएगा x, और ये हो जाएगा e टू दी पावर -y सेक स्क्वायर y। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आपका लीनियर इक्वेशन सेकंड फॉर्मेट का हो गया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से थोड़ा सा, वी नो डैट जनरल
इक्वेशन या जनरल इक्वेशन कहने से बेटर है इसको लिखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए इसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है आपका है dx बाई डी वाई, ये m हम लोग वहाँ पर एम वाई डी एक्स लेते हैं और ये लेते हैं यहाँ पर एन वाई। समझ में आ रहा है? दिस वन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर देता हूँ। गिवन है ये, तो इसको पहले हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक ना, क्वेश्चन भी यही था, तो मैंने यही सब समझ में आ रहा होगा आई होप। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कीजिएगा तो m ऑफ y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो m ऑफ y का वैल्यू देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो m ऑफ y का वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा 1। और n ऑफ y की बात करेंगे तो n ऑफ y कहने का मतलब ये वाला पोर्शन, अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो n ऑफ y का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर y सेक स्क्वायर y। कोई दिक्कत परेशानी है तो कही। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर m ऑफ y dy। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेगा तो IF का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर 1 dy। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y। नाउ जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू n ऑफ y इंटू डी वाई प्लस सी। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब e टू दी पावर y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर y, और ny का वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है e टू दी पावर y माइनस y सेक स्क्वायर y प्लस सी, सॉरी प्लस डी वाई, या चाहो तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हो या फिर लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लास्ट में लिखा था, तो मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये x इंटू ई टू दी पावर y, अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर y डी वाई। समझ में आ रहा है? प्लस सी, चाहो तो आप यहीं से ऐड करके लिख सकते हो। ये हो जाएगा tan y प्लस सी, और ये हो जाएगा x टू दी पावर y। हाँ, चाहो तो डिवाइड भी कर ही लो। ठीक है, e टू दी पावर y से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan y दिस वन, और ये हो जाएगा c e टू दी पावर y। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। ये गलती मैंने लिखा, दिमाग में चल रहा था e टू दी पावर माइनस y लिखने का। बेसिकली ये जो वैल्यू है e टू दी पावर y, दिमाग में ये चल रहा था, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस y tan y, और ये e टू दी पावर माइनस y c। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों में से कोई सा भी लिख दोगे आपका सही सोल्यूशन है। यही हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जो भी है देखिए क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका आंसर होगा कहीं पे आपके इसी बुक से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, सारे क्वेश्चंस इसी बुक से अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे इसी बुक के थे। ठीक है, 26 कहीं पे दिख रहा है आपको? देखिए ये है 26, ये ढंग से स्कैन ही, चलिए अब इस बार भर कष्ट कर लो आप लोग, नेक्स्ट टाइम से ढंग से स्कैन करने की कोशिश करूँगा। देखिए 26 ये कैसे लिख दिया, यानी कि ये देखिए 26 देखिए 26 उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया, यही उसने आंसर लिख दिया। वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा वेयर सी जो है एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था ना कि अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई सा भी आंसर लिखिए आपका सही है। क्लियर है?
तो यही आपका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसी पे बेस्ड ये पूरा एक्सरसाइज है जो आपको करना है। अगर आपके पास आर डी शर्मा है, चूंकि इसमें स्कैन ठीक से नहीं है, तो आपके पास अगर आर डी शर्मा है तो उससे क्वेश्चन कीजिएगा एक्सरसाइज 22.10। नहीं तो जितना इसका दैट इज़ क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो क्वेश्चन एटलीस्ट दिख रहा है वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस करना है, 18 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 22.10 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 10th एक्सरसाइज। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन को कीजिएगा। मानता हूँ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है तो कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस बस कर लेना है। नहीं तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन कीजिएगा। सारे क्वेश्चन उसी तरीके के, जैसे आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, सेम चीज़ है लेकिन y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे दिया है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन, आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन पहले भी बता दिया है ना। तो जितना क्लास में पढ़ाया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको तो ये क्वेश्चन कीजिएगा। दिक्कत होगा तो आप डाउट में दैट इज़ क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में आप लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कमेंट में, मतलब कि जो क्वेश्चंस आप लिखोगे असाइनमेंट से, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये टॉपिक को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ये सारे आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये सारे ज़रूरत से ज़्यादा, अच्छा ये क्वेश्चन ये भी चल रहा है, आंसर नहीं है, ये सारे क्वेश्चन ही है। तो जितने दिख रहे हैं ना बस क्वेश्चन का बस करना है। देखो ये सारे 1 पैरामीटर, ये सारे चीज़ वही चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बट करना है। ये सारे क्वेश्चंस जो एटलीस्ट विजुअल है वो करना है। और अगर आपके पास बुक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी बहुत सारे सब पार्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कर लेने। अब हम लोग नया टॉपिक अभी शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं है बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है जो स्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको स्टार्ट करते हैं।